और चलिए अपनी खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अपील दाखिल की है और यही है हमारा केस ऑफ द डे। लेकिन केस ऑफ द डे से पहले डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर नजर। सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप पर प्राइवेसी या फिर निजता के मामले में अब संविधान की बेंच 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि सभी पक्षों को संविधान पीठ के सामने पेश होना चाहिए और सुनवाई के लिए सामने आने वाले मानकों को तय करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी को केंद्र और दूरसंचार नियामक ट्राई से उस याचिका पर प्रतिक्रिया देने को कहा था जिसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स निजी संवाद के कथित वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए 15 करोड़ 70 लाख भारतीयों की निजता का उल्लंघन कर रही। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप पर यह रोक लगा दी थी कि वो 25 सितंबर 2016 तक की सूचना फेसबुक से साझा नहीं करेगी। इसकी नई निजता नीति 25 सितंबर 2016 को ही प्रभाव में आई थी। कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में अपने आदेश में व्हाट्सएप को आदेशित किया था कि वो 25 सितंबर 2016 से पहले सेवा का इस्तेमाल करना छोड़ चुके लोगों से जुड़े आंकड़ों को डिलीट कर दे। आदित्य इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं आदित्य। अब सभी पक्षों को पेश होने के लिए कहा गया है, इसके अतिरिक्त क्या कुछ कहा है माननीय अदालत ने? अक्षय जी, आज ये हुआ कि कपिल सिब्बल जो व्हाट्सएप के लिए थे और के वेणुगोपाल सीनियर एडवोकेट जो फेसबुक के लिए, उन्होंने ये कहा कि ये रिट पिटीशन के द्वारा ये मामला नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर है जिसमें इन व्हाट्सएप और फेसबुक के कॉन्ट्रैक्ट की बात है। इस पे सामने वाले जो पिटिशनर थे उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर नहीं है, ये राइट टू प्राइवेसी का भी मैटर है जो आर्टिकल 19(1) में आता है और ये आर्टिकल 21 का भी मैटर है। इसीलिए इसका जो सुनवाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ही होना चाहिए। तो इस पे के वेणुगोपाल जी ने ये कहा कि MM शर्मा नाम के केस में राइट टू प्राइवेसी का इशू 7 जज बेंच ने पहले ही डिसाइड कर लिया है। तो अगर ये आप रिफर भी कर रहे हैं तो इसको आपको 7 से ऊपर के बेंच में करना होगा, नहीं तो वो ओवर रूल हो जाएगा। तो जस्टिस खेहर ने ये कहा इस पे कि आपको जो भी बातें बतानी है, जो आपके जो भी सबमिशंस हैं, ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने रखिएगा। और उन्होंने ये तारीख दे दी कि 18 अप्रैल को आप अपनी बातें रख सकते हैं। बिल्कुल आदित्य, ट्राई से भी प्रतिक्रिया मांगी थी इस पर कोर्ट ने कि इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे, तो ट्राई की तरफ से कुछ इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की गई है? अक्षय जी, आज तो ऐसे कोई अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं जाहिर करी गई, लेकिन उन्होंने एफिडेविट जरूर दिया है और उन्होंने बताया है कि हमारी ये बात है, लेकिन ये अब जो भी होगा ये 18 अप्रैल को होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने बात होगी वहीं पे। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदित्य इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इससे पूरे मामले को लेकर अब सुनवाई 18 अप्रैल को की जाएगी। वहीं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कर्नाटक सरकार ने जयललिता को भी दोषी करार देने और ट्रायल कोर्ट के 100 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपना फैसला सुनाते हुए शशिकला और उनके 2 रिश्तेदारों को दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन जयललिता के निधन की वजह से उन्हें अलग कर दिया गया था, जिसके बाद कर्नाटक सरकार ने पुनर्विचार याचिका में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जयललिता जीवित थीं, इसीलिए यह फैसला उन पर भी लागू होना चाहिए और कोर्ट उनकी संपत्ति जब्त कर 100 करोड़ का जुर्माना वसूलने के आदेश जारी करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने कर्नाटक सरकार की याचिका पर मेरिट के आधार पर गौर किया और हमने ये पाया कि 14 फरवरी के आदेश में बदलाव करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए मेरिट के आधार पर याचिका को खारिज किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले चंदे के ऑडिट को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं, जिसे केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। इसका मकसद गैर सरकारी संगठनों में वित्तीय पारदर्शिता लाना है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में तकरीबन 32 लाख NGO के वित्तीय ऑडिट करने का काम जारी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक ऑडिट कर कार्रवाई के लिए कहा था। दरअसल याचिकाकर्ता वकील ML शर्मा ने अन्ना हजारे की गैर सरकारी संस्था के वित्तीय ऑडिट की मांग की। इस याचिका में कहा गया कि अन्ना हजारे के NGO में वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं और इसकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 2 सप्ताह के बाद की जाएगी। तो गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाले चंदे के ऑडिट को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। मैरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की सदस्य हैं। मैरी, क्या कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे।
on last occasion they said they are making guidelines wherein it will be implemented where all the NGOs which are blacklisted for not using the funds appropriately will be published on the website of the CAPARD, and they will not be given any further funds. And there will be more scrutiny as to the registration of the NGOs and how the money will be dispersed to the NGOs. So those guidelines have been framed by the government, but it is yet to be implemented. So they have taken time, 2 weeks more time to implement the same and to be published. But what Manohar Lal Sharma, who is the petitioner in this matter, he submitted that this is not what he has filed the petition for. He wants penal action to be taken against those who have misused the public funds in the name of NGOs. बिल्कुल मेरी एनजीओ में जो वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं, अन्ना हजारे का जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके एनजीओ पर इस तरह के आरोप लगे हैं, क्या आरोप उसमें लगाए गए थे कि किस तरह की अनियमितता की गई है? There was a Sawant committee report which clearly shows that Anna Hazare Foundation has misused the funds which was granted to them. So Manohar Lal Sharma's petition main prayer was that there has to be a penal action to be taken against those who have misused the funds. But court so far has not issued any notice against Anna Hazare. The court has issued notice only against the government agencies which is giving the funds. So they are looking at it general aspect and not on a specific personal aspect. चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैरी इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ऑडिट करने का काम जारी है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार ने आज हलफनामा दाखिल कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लागू करने के मामले पर आज सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में एक्ट लागू नहीं करने वाले राज्यों की सूची पेश की और जवाब न देने वाले सभी राज्यों को नोटिस जारी करने की अपील भी की है। कोर्ट ने एक्ट लागू नहीं करने वाले राज्यों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं सिक्किम, लक्षद्वीप, गोवा से 4 हफ्तों में स्टेटस से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई अब 6 हफ्ते के बाद की जाएगी। और उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि किसी का खान पान और उस सामान की बिक्री संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और जीवन यापन के अधिकार से जुड़ी। जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही और जस्टिस संजय हरकौले की बेंच ने लखीमपुर खीरी के एक खुदरा मीट व्यापारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोगों की खान पान की आदतें समाज के हर वर्ग में धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का अहम हिस्सा बन गए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि उनकी मंशा राज्य में न तो मीट के उपयोग को बंद करने और न ही सभी बूचड़ खानों को बंद करने की है। सरकार की मंशा केवल अवैध बूचड़ खानों को बंद करने की और लक्ष्मी नारायण बनाम केंद्र मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि पशुवध और उसके व्यापार की उचित व्यवस्था के बगैर ऐसे प्रतिबंध से आम जनजीवन पर भी असर पड़ता है, खास तौर पर उन लोगों पर जो ये खाते हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे एक ऐसे व्यक्ति की निजी जिंदगी पर असर पड़ता है जो निजी तौर पर ऐसा भोजन करने का इच्छुक हो। अदालत ने कहा कि कानून के अमल की वजह से अभाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। और इधर समाचार चैनलों पर होने वाली बहस पर केरल हाईकोर्ट की ओर से आपत्ति जताई गई है और कहा गया कि अदालतों की मौखिक टिप्पणियों पर होने वाली बहसों को न्याय की प्रक्रिया में दखलंदाजी माना जाना चाहिए। केरल विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो के निदेशक को हटाए जाने से जुड़े मामले में अपने फैसले में कोर्ट ने टिप्पणी की थी। ये मामला राज्य सरकार के विशेषाधिकार के तहत आता है और साधारण स्थिति में कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार इस मामले पर विचार करे और वृद्धिमारी से इस मुद्दे पर फैसला करे। बेंच ने कहा कि कोर्ट की इस टिप्पणी को एक समाचार चैनल पर इस तरह से दिखाया गया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निदेशक को पद पर बनाए रखने के राज्य सरकार के फैसले पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की टिप्पणी का ये अर्थ निकालना गलत और अवमानना योग्य है।
और इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर पार्किंग की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। मामले को गंभीरता के साथ लेते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से 2 सप्ताह के भीतर जानकारी मांगी। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण को लेकर राज्य सरकार उनके पास क्या प्रस्ताव है। वहीं याचिका में वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए वेटिंग रूम, लिफ्ट, पेयजल, टॉयलेट और डिस्पेंसरी की भी मांग की गई। इस याचिका में हाईकोर्ट के सामने वाली कैंटीन रोड पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण पर भी सुरक्षा कारणों से रोक लगाए जाने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने कोर्ट के बाहर बेतरतीब ढंग से वाहनों की पार्किंग किए जाने से ट्रैफिक जैम की समस्या को लेकर सरकारी अधिवक्ता से कहा है कि इस मामले में मुख्य सचिव खुद पहल करें और मुख्यमंत्री से भी बात कर जल्द प्रस्ताव तैयार कराकर हाईकोर्ट में दाखिल करें। कोर्ट इसको लेकर बहुत गंभीर थी और कहा कि बहुत अच्छी पीआई इस बार हाईकोर्ट में आई है और इस पर सख्त होकर उन्होंने सरकारी वकील से कहा कि आप चीफ सेक्रेटरी से अविलंब कहिए कि पूरा प्लान बना कर दें और जमीन खोज कर दें। वैसे उन्होंने क्रिकेट का मैदान जो उसको सजेस्ट किया है और कहा कि उसके अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग दे, और शायद पहले सर्वे हुआ था लेकिन पैसा ना होने की वजह से वो बन नहीं पाया था। और ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी ना सुने तो आप मुख्यमंत्री तक अप्रोच करिए। उधर इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल से देवरिया जेल शिफ्ट किए गए समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अतीक की अर्जी पर सुनवाई के बाद इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अतीक को यह लगता है कि जेल बदलने से उनके अधिकारों का हनन हुआ है तो वो निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अतीक अहमद ने खुद को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल से देवरिया जेल शिफ्ट किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग करते हुए फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर अगर अतीक अहमद को ये लगता है कि उनके अधिकारों का हनन है तो वो निचली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और चलिए अब बात करेंगे केस ऑफ द डे की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की दायर की गई एफआईआर को रद्द करने की वीरभद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपी यह खुद तय नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ मामला स्थानीय पुलिस दर्ज करेगी या फिर सीबीआई। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ 2009 से 2012 के बीच यूनियन स्टील मिनिस्टर रहते हुए 6 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इससे पहले हिमाचल हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2015 को अपने अंतरिम आदेश में उनकी गिरफ्तारी, पूछताछ करने और चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी थी। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी 2 दिन पहले वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के मामले में एक फार्म हाउस की कुर्की कर ली। ईडी की यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से सिंह, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में आरोप पत्र दायर करने के बाद की गई। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की दायर की गई एफआईआर को रद्द करने की वीरभद्र सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। और क्या कुछ कहा है माननीय अदालत ने, विनय वत्स इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं। विनय, इसके अलावा और क्या कुछ कहा है? याचिका तो रद्द कर दी गई है और क्या कुछ निर्देशित किया है अदालत ने? विनय, आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं वीरभद्र सिंह। पिछले हफ्ते ही दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि आरोपी यह खुद तय नहीं कर सकता कि उसके खिलाफ मामला स्थानीय पुलिस दर्ज करेगी या फिर सीबीआई। सीबीआई ने दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ 2009 से 2012 के बीच यूनियन स्टील मिनिस्टर रहते हुए 6 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2015 को अपने अंतरिम आदेश में उनकी गिरफ्तारी, पूछताछ करने और चार्जशीट दायर करने पर रोक लगा दी थी। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने भी 2 दिन पहले वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के मामले में एक फार्म हाउस की कुर्की कर ली।
विनय वत्स हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य हैं। विनय, याचिका तो खारिज कर दी गई और क्या कुछ कहा कोर्ट ने? अक्षय, याचिका खारिज की गई और इसके साथ जो इन्वेस्टिगेशन थी, जैसे कि सीबीआई ने पहले भी अपनी चार्जशीट फाइल कर चुकी है, इसके साथ वो अब आगे इस मामले पे जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो होगा और किसी भी तरह का ये जो याचिका दायर की गई थी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा अब उनके इन्वेस्टिगेशन पे। वीरभद्र सिंह के अधिवक्ता से भी बातचीत हुई होगी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि याचिका तो खारिज हो चुकी है? अक्षय, अब अगला कदम तो यही हो सकता है कि जो केस पहले से चल रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, बशर्ते कि सुप्रीम कोर्ट में अब क्योंकि रिव्यू डाला जा सकता है, रिव्यू के बाद अगर रिव्यू में अगर कुछ फेवरेबल ऑर्डर आता है तभी कुछ इन्हें राहत मिल सकती है, नहीं तो जो मैटर पहले से पेंडिंग है उसी में उनको अपना दमखम लगाना होगा और उसी केस को पहले ज्यादा अच्छे से लड़ना होगा। वीरभद्र सिंह ने सीबीआई की तरफ से जो मुकदमा दर्ज किया गया उसको रद्द करने की मांग की है, ऐसा क्यों उन्हें लगता है कि सीबीआई एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती? अक्षय, इसमें उनका कहना है कि ये सारी जो चीजें हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसमें कोई लोकल स्टैंड ही नहीं है। सीबीआई जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से डायरेक्शंस पे जो बीजेपी है उनके डायरेक्शंस पे ये जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है और इसके अलावा भी कई सारे ग्राउंड्स उन्होंने लिए हैं जिसपे उनका कहना है कि जो सीबीआई का ये इंक्वायरी है ये नहीं हो सकता है या फिर जो उनके अगेंस्ट चार्जेस हैं उन्हें क्वॉश कर देना चाहिए। तो काफी सारे ग्राउंड हैं इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया विनय इस खबर पर जानकारी के लिए। अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में जज के सचिव की झारखंड के जज के सचिव के लिए प्रोटोकॉल के तहत सुविधाएं मांगी गई, जिसमें रहने और सुरक्षा की सुविधाएं मांगी गई। इस मांग पर अब तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। एपीएन के पास झारखंड हाईकोर्ट के असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ओर से सूबे के मुख्य सचिव, एडीजीपी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को लिखी गई उस चिट्ठी की कॉपी है, जिसमें उक्त जज के हवाले से जज के मेहमान और जज के वरिष्ठ सचिव को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाने के निर्देश दिए गए। इस चिट्ठी में प्रोटोकॉल नियम पालन करने की बात भी कही गई है। एपीएन के पास वो चिट्ठी भी है जिसे लातेहार के उपायुक्त की ओर से सभी व्यवस्थाएं करवाने की बात कही गई। इस चिट्ठी पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उर्फ नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद भी वो मामले में मुकदमे की सुनवाई पर हाजिर नहीं हुए थे। उन पर चेक बाउंस होने का मुकदमा चल रहा है। याचिकाकर्ता अमर वैश्य ने नंदी के खिलाफ याचिका दायर की है। नंदी ने दरअसल एक चेक जारी किया था, लेकिन अकाउंट में पर्याप्त धन न होने की वजह से चेक बाउंस हुआ था। कोर्ट ने 6 अप्रैल को मंत्री को कोर्ट में हाजिर होने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही नंदी को अनुमति से ज्यादा लाउडस्पीकर लगाने के मामले में भी समन जारी किया गया। कोर्ट ने ये नोटिस अदालत में हाजिर होने के लिए जिला अदालत की एसीजेएम 8 कोर्ट से जारी किया गया था। वैसे पूरे मामले को लेकर नंद गोपाल नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। आलोक सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आलोक, कितनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं नंद गोपाल नंदी की? देखिए अक्षय, विवाद और मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पहले भी कई ऐसे मामले हैं, चाहे व्यापारी नेता को पीटने का मामला हो या आए दिन कोई न कोई विवाद उनके साथ जुड़ता आ रहा है। ये जो मामला है वर्ष 2008 का है। इलाहाबाद के चर्चित व्यापारी नेता है अमर वैश्य मुन्ना, जिनकी सीमेंट का कारोबार है, सीमेंट की एजेंसी है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने उनसे 1.5 लाख रुपए की सीमेंट ली थी और उसके एवज में उनको चेक दिया था। वो चेक बाउंस हो गया था, जिसके बाद अमर वैश्य जो व्यापारी नेता है, इन्होंने मुर्शीगंज थाने में तहरीर दी थी। इनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बाद में जिला अदालत इलाहाबाद में इसमें मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस पूरे मामले में बार बार मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को तलब किया जा रहा था। वो अदालत में नहीं आ रहे थे, जिसके कारण इलाहाबाद की जिला अदालत ने
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए मुश्किल भरे दिन है। अगर वो कोर्ट में बिल्कुल आलोक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, अब कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने होगी, क्योंकि अदालत की तरफ से कहीं ना कहीं अवमानना का मामला भी हो सकता है कि आपको पेश होना है लेकिन उसके बावजूद आप पेश नहीं होते हैं, जिसके बाद गैर जमानती वारंट भी जारी किया जाता है। पुलिस क्या कुछ कह रही है गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, पूरे मामले में गैर जमानती वारंट जारी है, तो निश्चित तौर पर अब पुलिस के सामने चुनौती है। पुलिस को एक इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद गिरफ्तारी करनी होती है। इतना जरूर हो सकता है कि नंदी अदालत में पेश होकर, जिला अदालत में पेश होकर इस पूरे मामले में अपनी बेल कराएं, लेकिन पुलिस के सामने जरूर चुनौती है, क्योंकि अभी तक आलोक कुछ स्पष्टीकरण दिया गया नंद गोपाल नंदी की तरफ से? देखिए, उनकी तरफ से उनका मोबाइल फोन नहीं उठ रहा है और हमने संपर्क करने की कोशिश की है। पहले भी तमाम ऐसे मामले हैं जब नंदी के खिलाफ तमाम गंभीर आरोप लगते हैं, विवाद होते हैं, तब उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आता है। ये चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश है, जिला अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, तो अब निश्चित तौर पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस पूरे अगर आदेश का अनुपालन करेंगे तो उनको मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की गिरफ्तारी करनी होगी। जी अक्षय। बिल्कुल आलोक, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त है और यही वजह है कि गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। अब क्या रास्ता नंद गोपाल नंदी के पास बचता है, क्योंकि उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू है, अब क्या तरीका अपना सकते हैं? बिल्कुल, वो अदालत के सामने उनको पेश होना है। अदालत उनसे हो सकता है कि जमानत के लिए बॉन्ड भरवाए और उनको जमानत पर छोड़ दे, क्योंकि चेक बाउंस का मामला है। व्यापारी नेता अमर वैस मुन्ना से जरूर हमारी बात हुई है। उनका ये कहना था कि हमारा और नंदी का समझौता हो गया था, अब कोई विवाद नहीं है, लेकिन उन्होंने कंप्लेन केस यानी कि परिवाद जिला अदालत में दर्ज कराया था, लिहाजा पूरा मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर था। वहीं से कल नंदी को तलब किया गया था, लेकिन उनके वकील वहां पर नहीं पहुंचे और जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, कोर्ट को ये लगा कि बार बार कोर्ट का सम्मन जारी हो रहा है, बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है और इसके बाद नंद गोपाल गुप्ता नंदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर नंद गोपाल नंदी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि अनुमति से ज़्यादा तेज लाउडस्पीकर बजाने का एक मामला भी है, साथ ही चेक बाउंस होने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसको लेकर अब पेश न होने के चलते गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अवैध कब्जे को लेकर दायर जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। याचिकाकर्ता छात्र धर्मवीर सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 30 अप्रैल के बाद विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल को खाली कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि हॉस्टल को खाली कराकर रंग रोगन कराया जाए और 30 जून के बाद नए सत्र से छात्रों को सही तरीके से हॉस्टल में कब्जा भी दिलाया जाए। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद जिले के डीएम और एसएसपी को भी हॉस्टल खाली कराने के लिए पुलिस फोर्स उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और 17 अप्रैल को इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव, डीएम और एसएसपी से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी। धर्मवीर सिंह की इस याचिका पर कोर्ट ने बड़ा गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि अभी हम फिलहाल कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुलसचिव स्वयं कुलपति से मिले और इस संबंध में जितने भी वैध कब्जेधारी हैं सभी हॉस्टलों से खाली कराएं। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी को आदेश दिया है कि वो जितनी भी फोर्स इनके जरूरत हो सब मुहैया कराएं। यदि फोर्स उपलब्ध कराने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कोर्ट के सामने हलफनामा दाखिल करते हुए बताएं कि आखिर क्या दिक्कत है, उसका रीजन बताएं। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।